लोगों ने जैसे आज पहला मॉक टेस्ट दिया, हमारा इंडियन पॉलिटी का टेस्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन करते हुए आपको अच्छा लगा होगा काफ़ी। और अब आप डिस्कशन देखेंगे तो मैं बहुत हद तक ऐसी कोशिश करूँगा कि इस टेस्ट के जरिए से मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता सकूँ। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कोई अगर स्टूडेंट अभी लाइव है तो वो प्लीज़ वो रिप्लाई करे। बताए कि पहले तो आवाज़ ठीक है, दूसरा टेस्ट के बारे में बताए कि कैसा टेस्ट था। तो आप प्लीज़ रिप्लाई करें। तो दोस्तों, अगर आप प्लीज़ कोई बोलिए कि आवाज़ ठीक आ रही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं। और बहुत हो गया बातचीत का सिलसिला। अब हम सीधे काम पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हमारा टेस्ट था आपका भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटी का था। सो इसमें हमने 30 क्वेश्चन दिए थे और जो सिलेबस था हमारा हमने पहले ही अपने ग्रुप में शेयर कर दिया था। इंडियन पॉलिटी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया और उसको डेली के हिसाब से हमने वो बच्चों को टारगेट दिया है पहले कि आप उसको पढ़कर आइए, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपका कितना भी स्कोर है, जैसा भी स्कोर है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आप डिस्कशन देखिए। और डिस्कशन के थ्रू मैं कोशिश करूँगा या हमारी टीम कोशिश करेगी कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके। अब ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऐसा क्लेम करूं कि ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे लगभग 1500-1600 क्वेश्चन, कि आपको हर क्वेश्चन वहां मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इन क्वेश्चन से आपको वहां एलिमिनेट करने में, और ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े ग्रुप आप क्वेश्चन करेंगे और जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो करेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें से भी वहां काफ़ी रिपीट होगा। लेकिन ये आपको ऑप्शन हटाने में और कहीं कहीं किसी ऑप्शन को जोड़ने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप दैट लेड टू। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसने बेसिकली क्या किया था। अब जो मुझे आपको बताना है वो ये है, जो 1773 का एक्ट है बेसिकली ये आया किस लिए था, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। जब आप अगर देखें, जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बक्सर की जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ बक्सर 1764, और उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस ट्रीटी के बाद में क्या हुआ, जो बंगाल का जो रिवेन्यू पार्ट था वो आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और जो एडमिनिस्ट्रेशन काम था वो रहा नवाब के पास। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बेसिकली अपने असल काम को छोड़कर वो करप्शन में भी इन्वॉल्व होने लगे थे। उन लोगों के फंक्शंस को, उन लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की साइड से आया था ये कानून, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए आपका आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसने क्या किया, इस एक्ट ने सबसे पहले आपका गवर्नर जनरल ऑफ जो फोर्ट विलियम था, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, या इसी को कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। साथ ही साथ इसके ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, ये पॉइंट्स मैं आप लोगों से कहूंगा कि आपके पास जो नोट्स हैं, जो आपने अलग से बुक बनाई है या पेपर है, पेपर का पीडीएफ है, आप उस पे साइड पे इनको लिखें, क्योंकि यही अल्टीमेटली वो चीज़ है जो आपको एग्जाम में काम आएगी। सिर्फ वीडियो देखना, आके यहाँ देखना, वीडियो देखकर आप चले जाएं, ये यहाँ मकसद नहीं है। आप आए और आप देखें, जो एक्स्ट्रा चीज़ बताई जाएगी ना वही आपको आगे लेकर जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, 1773 जो एक्ट है ये आया था जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी,
और उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में, और उस इलाहाबाद ट्रीटी के बाद में जो डुअल गवर्नमेंट आई थी, और जिसमें ये हुआ था जो रेवेन्यू पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है वो बंगाल के नवाब के पास। तो इस चीज को यहाँ पर वो एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो यहाँ कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वो एक तो बहुत ज्यादा ब्राइब वाले कॉन्सेप्ट में आ गए थे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आया आपका 1773 एक्ट। इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम को बनाया और उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। और साथ ही साथ क्या किया, जो गवर्नर थे आपके कहाँ के, मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन दोनों को, जैसे मैंने ये नीचे लिखा है ना, इसी तरह से इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया था, यानी कि उनके नीचे कर दिया था, इसको ऊपर। यही जो कॉन्सेप्ट है, यही आप देखिए कि पावर को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो इसी को ही बोलते हैं आपका सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को किसके नीचे ले कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे। एक पॉइंट। फिर दूसरा क्या है, 4 मेंबर थे और मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाना था। अब यहां पर एक चीज और है, इसी के एक्ट के तहत आपका जुडिशरी में भी रिफॉर्म हुए थे, न्यायपालिका में भी रिफॉर्म हुए थे, और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। कहां, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा। कैलकाटा में आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता है, जैसे मैं पूछूं, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। या जो 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935, उसके तहत जो आपका कोर्ट बनाया गया था, फेडरल कोर्ट, उसमें और इसमें क्या फर्क है। बेसिकली ये जो नाम है, इसका नाम ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ना, वो फेडरल कोर्ट है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट है। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके जो चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। ये भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस या अदर पीसीएस में, तो कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसके चीफ जस्टिस कौन थे। तो एलिजा इम्फे, आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, और इसमें क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऊपर रखा गया था और आपका गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को सबऑर्डिनेट किया गया था। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। अब यहाँ जो ये पॉइंट है, जो मैंने ये लिखा था 4, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी डिसीजन लेने में। तो एक एक्ट आता है 1781 में, ये 1773 1781 में आया, उसने इसको रिड्यूस करके वो कर दिया था 3। अब इसके बाद एक आता है 1784 में, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, उसको हम आगे देखेंगे। एक बस मोटा सा एक यहाँ पे फंक्शन देख लीजिए कि उसने कंपनी के जो फंक्शंस थे ना, उसको डिवाइड कर दिया था कि ये आपका कॉमर्शियल फंक्शन और ये आपका पॉलिटिकल फंक्शन। जो कॉमर्शियल फंक्शन होगा उसको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल फंक्शन होगा उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बेसिकली यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट या 1784 एक्ट है, उसके तहत से हुआ था। 1781 में इसको 4 से घटा के 3 कर दिया था। अब जो गवर्नर जनरल था, उसको सिर्फ 1 वोट चाहिए अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए, पहले उसको 2 की जरूरत थी। तो ये सारा 1773 एक्ट के तहत हुआ था। अब अगर कोई है तो प्लीज वो मुझे बताए कि आप इससे कुछ समझे या नहीं समझे, हम यहीं पे मैं कुछ एक्सप्लेन करूं या हम इससे आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दूसरा क्वेश्चन है 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था।
बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्वीन ने एक मोनोपोली दी थी। उसने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया में ट्रेड है उसमें आपकी मोनोपोली है। लेकिन हुआ क्या, जब राइज ऑफ कैपिटलिस्ट होता है, बहुत सारे इंटरेस्ट जागते हैं, तो वहां ये आवाज उठी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों सारा बेनिफिट ले, और भी तो लोग हैं। तो उस वजह से क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को तोड़ा गया, और उसमें यह कहा गया कि आपकी जो ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड विद टी, इन दोनों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस एक्ट ने, चार्टर एक्ट जो था 1813 का, इसने ये कर दिया था। अब जैसे मैंने एक टर्म बोला था कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म, जब आप आगे देखेंगे 1833 का जो एक्ट होगा उसमें ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि अब कैपिटलिज्म का क्या होता है, जितने लोग आ सकते हैं, जो फायदा उठा सकते हैं, मतलब जो आएंगे मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, आप काम कीजिए और जितना मुनाफा आप कमा सकते हैं आप कमाइए। तो उसने, जो वहां पे जो लोकल आवाजें उठ रही थी, उस आवाज ने ये किया कि ट्रेड जो था, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इसको ऐसे भी बोलते हैं, चाय और चीन, इन दोनों को छोड़कर उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया था। ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो ब्रिटिश पोजेशंस है, जो टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको फर्स्ट टाइम कहा गया था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, वो किस एक्ट के तहत कहा गया था, वो भी आपका 1813 का जो एक्ट है उसके तहत कहा गया था कि आपका जो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है उसको फर्स्ट टाइम जो माना गया था वो 1813 एक्ट के तहत माना गया था। तो ये भी स्टेटमेंट है। कम से कम मैं कह रहा हूं, अगर आप पिछले 30 साल के क्वेश्चन देखेंगे तो 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस एक्ट ने ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था। वो किया था 1813 के एक्ट ने। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ना सिकंजा कस रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सिकंजा कस रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस टाइम तक भी जो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास था। ये जरूर था कि उसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो गया था, उसके ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना, पैनी नजर रखी जा रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से। लेकिन हाँ, रिवेन्यू अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और आप ये कह सकते हो कि आगे 20 साल के लिए और इस चीज को कंटिन्यू करने दिया गया। ठीक। अब यहां पर एक और चीज है, जो ये है आपका 1833 के बारे 13 के बारे में। वो चीज है कि यहां पर यह हुआ कि जो भी ब्रिटिश ब्रिटिश कहना गलत है, जो भी यूरोपियन थे, यूरोपियन का कहीं भी जाने का 3 मकसद थे। क्या थे? 3 मकसद थे, और उसको बोलते हैं 3G। क्या था किसी भी यूरोपियन का जाने का? पहला है गोल्ड, दूसरा ग्लोरी, तीसरा गॉड। यानी कि जहां जाएंगे वहां से भैया लूटपाट करेंगे, साम्राज्य बना रहे हैं। साम्राज्य बनाने के पीछे वजह क्या होती है? लूटपाट करना, अपने ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करना। तो वो हो गया गोल्ड। ग्लोरी, जितना बड़ा आपका साम्राज्य होगा उतना आपका नाम होगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, तो वो हो गया ग्लोरी। तीसरा गॉड, जब आप जाएंगे तो आप गॉड का भी काम करेंगे, यानी कि आप रिलीजन को स्प्रेड करेंगे। तो यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्रिश्चियन मिशनरीज का इंडिया में आना। और अगर आप देखें जो 1813 ये हुआ है, ब्रिटिश मिशनरीज आई हैं और इंडियंस ने भी उसको काउंटर किया है थ्रू सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू। यानी कि अब इंडियंस को भी लगा कि अगर हमने अपने समाज को नहीं बदला तो ये कन्वर्जन यहां पर बहुत ज्यादा होगा। तो आप, अगर एक चीज मैं आपको यहां आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूं, आप देखें 1814 में आत्मीय सभा बनी।
1814 राजा राम मोहन रॉय। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आइसोलेशन में हो रही है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहां परमिशन दी गई, एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन यहां आ गया। तो ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को भी खत्म करते हैं। पहला ये हुआ, दूसरा ये भी सही है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। मेरे ख्याल से अब 1813 पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं देख लेता हूं एक बार, फिर भी कोई बच्चा अगर बोले तो एक कुछ सेकंड का हम स्टे लेते हैं। ओके, थैंक यू। बस कुछ सेकंड, ठीक है। बाकी देखिए, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। वाकई में ये आपने टेस्ट कर लिए ना, वाकई में मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये टेस्ट कर लीजिए, ये डिस्कशन कर लीजिए, और उसके बाद भी आपका अगर रह जाए प्रीलिम्स, तो भाई फिर आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ गलत रहा। ठीक है, तो बस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा ना, तो मैं एक आपको इवोल्यूशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके अलग अलग एक्ट आए हैं और उसने किस तरह से चीज़ों को चेंज किया है, कैसे चीज़ों का इवोल्यूशन हो रहा है। तो जो हमारा लेजिस्लेचर बाइकैमरल हुआ था, वो हुआ था आपका 1919 के एक्ट के तहत। अब यहां मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाऊं क्वेश्चन। The first time bicameral at the provincial level was introduced by which act? अब आपने नॉर्मली पढ़ा है कि जो फर्स्ट टाइम बाइकैमरल हुआ था, यहां देखिए सिर्फ बाइकैमरल लिखा है, सिर्फ लिखा है बाइकैमरल, तो इसका मतलब सेंटर के लिए बात हो रही है। अगर वो यहां मेंशन कर दे फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एट प्रोविंशियल लेवल, यानी कि राज्य के लेवल पर फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो हुआ था 1935 के एक्ट के तहत। अब क्वेश्चन आ जाए प्रोविंशियल के लिए, आप ये वाला मार्क कराएं और बहुत खुश हो कि मेरा तो बहुत बढ़िया हुआ है पेपर। तो पेपर पढ़ते वक्त कभी भी जो है ना, आधा क्वेश्चन पढ़ के टिक मत करना कभी भी। बिल्कुल आता हुआ हो फिर भी पूरा ही करना। जैसे एक बार यूपीएससी का एक क्वेश्चन था, उसने पूछा था इंडियन ओशन डायपोल के बारे में क्वेश्चन था। पूरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट भी पूरा सही, लास्ट में उसको लिखना था वेस्टर्न इंडियन ओशन और उसने लिख दिया था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। बच्चे को लगा ऐसे उस टेंशन वाले माहौल में जब पढ़ता है, अच्छा ये ठीक लगा दिया बोथ आंसर। आके देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी क्वेश्चन की वजह से बाहर हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जब एक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में सारे एक्ट की अलग अलग से चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ सिर्फ ये है, बाइकैमरल जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट्रल लेवल पे 1919 एक्ट के तहत, और अगर प्रोविंशियल लेवल पूछा जाए तो 1935। इसी तरह से डायरकी प्रोविंसेस पे यानी कि स्टेट में इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में, और डायरकी एट सेंटर इंट्रोड्यूस हुई थी 1935 में, रिवर्स है। तो ये चीज है, यहाँ इसका आंसर हो गया आपका सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए उसी का कंटिन्यूएशन में आ गया, अब मैं यहाँ थोड़ा सा इस एक्ट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अगला जो हमारा है क्वेश्चन, 1919 का जो एक्ट है उसके महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल फीचर्स पूछे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रोविंसेस पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 1919 के एक्ट के तहत। अब यहां पर कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकती है, डुअल गवर्नमेंट और डायरकी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जैसे कि आपने देखा इलाहाबाद ट्रीटी हुई, इलाहाबाद ट्रीटी के बाद आपका डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। जैसे कि आपका रिवेन्यू वाला पार्ट किसको दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो दिया गया आपका किसको, नवाब को।
तो वहां फंक्शंस को बाइफरकेट कर दिया गया था, डुअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी। डायरकी क्या है? डायरकी में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स यानी कि जिस जिस चीज पे गवर्नमेंट काम कर सकती है उसको दो लिस्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिजर्व लिस्ट और एक होता है ट्रांसफर्ड। अब ऐसा है भाई, रिजर्व आप किस चीज को करेंगे? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसी तो अपने पास बचा के रखोगे। तो ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में था, और ये जो था, जो ट्रांसफर्ड थे, इसमें इंडियन का कंट्रोल था। यहां पर इंडियंस की अकाउंटेबिलिटी वो तय कर सकते थे। तो इस तरह से आपका डायरकी था। तो प्रोविंशियल लेवल पर कब हुआ था? 1919 में। और अगर हम कहें ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर, तो ये 1935 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, डायरकी हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम। प्रांतों की, अब यहाँ मैं इसको साफ कर देता हूँ। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत। अब देखिए, सेपरेट इलेक्ट्रेट है। सेपरेट इलेक्ट्रेट जो कॉन्सेप्ट है, सेपरेट इलेक्ट्रेट, वो स्टार्ट हुआ 1909 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है उसके तहत ये स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसकी डेप्थ में जितना जाना चाहो उतने क्वेश्चन आप यहाँ पे बना लीजिए। कि सेपरेट इलेक्ट्रेट सबसे पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था रिलीजन के बेस पे, बिल्कुल सही। मैं कहूँ सेपरेट इलेक्ट्रेट सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, गलत है। 1909 का जो एक्ट है उसके तहत सेपरेट इलेक्ट्रेट सिर्फ रिलीजन के बेस पे मुस्लिम्स को दिया गया था, सही स्टेटमेंट। सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, गलत। क्योंकि यहां पर आपका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बॉम्बे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मद्रास, उनको भी दिया गया था, और जो जमींदार थे उनको भी दिया गया था सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो यहां अगर रिलीजन के तौर पर देखा जाए तो ये जो काम है ना, ये 1919 का नहीं, ये 1909 में हो चुका है। 1919 में इसको एक्सपेंड किया गया था। रिलीजन के आधार पर सिख को दिया गया था, एंग्लो इंडियंस को दिया गया था, और आपका यूरोपियंस जो थे उनको दिया गया था। तो उसको एक्सपेंड किया गया था। मुस्लिम्स को 1909 में हो चुका है। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, यहां ये चीज होना स्टार्ट हो गया था कि जो आपका लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है सेंटर की, वो प्रोविंसेस को देना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए यहां से, जैसे हमने पढ़ा 1773, ये था क्या? आपका सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ये जो पॉइंट है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन दिखाता है या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर एक क्वेश्चन बन जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, तो वो ये है, यहां रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और अगर ये कहा जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहां पीक पे पहुंचा था, तो 1935 में। और अगर ये पूछा जाए कि सेंट्रलाइजेशन कहां पीक पे पहुंचा था, तो 1833 में, जहां यह हुआ था कि आपका जो लेजिस्लेटिव पावर थी आपका बॉम्बे और मद्रास की, वो खत्म ही कर दी थी, बिल्कुल उनकी लेजिस्लेटिव पावर ही खत्म कर दी थी कि जो कुछ भी है वो आपका बंगाल है। तो यहां मैंने कोशिश की है आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बताने की। तो मेरे ख्याल से अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 1919 के भी हमने कुछ फीचर बताए। पहले एक फीचर बता दिया कि बाइकैमरलिज्म जो है सेंट्रल लेवल पे वो इंट्रोड्यूस हो चुका था, डायरकी प्रोविंसेस लेवल पे इंट्रोड्यूस हो गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, जो पहले ऑलरेडी मुस्लिम्स को मिला था, उसको सिख को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया और यूरोपियंस को दिया गया। यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सपेंशन किया गया। और साथ ही साथ डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये भी दिया गया। एक क्वेश्चन और बनता है वो बजट के रिगार्डिंग, उसका भी एक एवोल्यूशन है कि 1892 में क्या कर सकते थे, 1909 में क्या कर सकते थे, 1919 में क्या कर सकते थे। तो वो मैं जब एक्ट का एक बार एक फीचर बताऊंगा आपको कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में चीजें इवॉल्व हुई है, तो वो वहां पर देखेंगे। तो यहां इसका आंसर मार्क करते हुए आप आगे चलिए। अगर कोई बच्चा फीडबैक देना चाहे अभी कुछ, तो वो बताए। और हाँ, टेस्ट का जो फीडबैक है ना, वो जरूर दीजिए। आपको अच्छा लगा तो अच्छा दीजिए, बुरा लगा तो बुरा भी दीजिए, हमें कोई इसमें एतराज वाली बात नहीं है। देखिए, इंसान है, गलतियों से बना हुआ है, गलतियां हमसे भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये पूरी आपको यकीन दिलाते हैं कि गलतियों को सुधारेंगे और कल जब आएंगे तो बेहतर तरीके से आएंगे। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, देखिए डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्वेश्चन अभी कम ही हुए हैं, लेकिन मेरा यहाँ खड़े होने का मकसद ये तो है नहीं कि 30 क्वेश्चन के आंसर टिक करके चला जाऊं। मेरा मकसद है कि जब आप ये 6 टेस्ट कर लेंगे, आप इंडियन पॉलिटी का कर लेंगे, और आप जब आप पेपर उठाएंगे, कोई सा भी पेपर उठाएंगे, और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ टिक करेंगे, जब उस टाइम जो आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आती हुई होगी, जब आप दुआ देंगे, तो हमें तो उसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण फीचर या मुख्य विशेषता नहीं थी 1935 का जो एक्ट है उसकी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इट द इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया। इट abolished the diarchy at the provincial level and introduced at the central residuary power were allocated to the provincial legislature। ये जो है, अब आपने स्टेटमेंट देखे, मुझे नहीं पता कि बच्चों ने क्या क्या लगाए होंगे। मैं एक बार देखता हूं कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर हुई। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या ऑल इंडिया फेडरेशन, अगर मैं कंफ्यूज करूं आपको और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूं, द ऑल इंडिया फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1935, क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है? स्टेटमेंट वो होगा गलत। एक्ट ने कहा था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बने, यानी कि जिसमें ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट है दोनों को मिलकर आना था, लेकिन समझौता नहीं हो सका और अल्टीमेटली ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बनी। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डायरकी कहाँ आई थी पहले? प्रोविंशियल लेवल पर, और इस वाले एक्ट में कहाँ आई? सेंट्रल पर। उसने प्रोविंशियल लेवल को अबॉलिश किया और सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। ये बिल्कुल सही, ये भी सही, प्रोवाइडेड है। यहाँ ये नहीं है कि एस्टैब्लिश्ड। अगर एस्टैब्लिश्ड होता तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता। रेसिडुअरी सब्जेक्ट, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधान मंडलों के को आवंटित किए गए। रेसिडुअरी सब्जेक्ट फॉर एलोकेटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है 2018 या 2019, उसमें सिर्फ यही स्टेटमेंट दिया था और कहा था रेसिडुअरी पावर किसको दिए गए थे। तो रेसिडुअरी पावर जो दिए गए थे वो दिए गए थे ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को, बल्कि जो गवर्नर जनरल था उसको, या फिर आप कह दीजिए वाइस रॉय, जो गवर्नर जनरल था उसके पास थी ये वाली पावर। और अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं, आप बच्चों से, कि आज के टाइम में रेसिडुअरी पावर किसके पास है, तो प्लीज जरा कमेंट करके मुझे बताएं कि किसके पास है। तो यहां जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी इसका फीचर नहीं था। आप मुझे कमेंट जरूर करें जो भी बच्चे देख रहे हैं, विच ये इसका फीचर नहीं था, क्योंकि रेसिडुअरी पावर जो थी वो थी गवर्नर जनरल के पास, ना कि स्टेट को दी गई थी, यानी कि प्रोविंसेस को दी गई थी। ये गलत हो गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। अब जैसे अगर मैं यहाँ कुछ पॉइंट बोल देता हूँ 1935 के बारे में, 1935, अब जैसे वहां आपने सबसे पहले देखा कि 1935 एक्ट ने बात की ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की, जो नहीं बनी। ओके, एक उसने बात की थी जो डायरकी है, डायरकी को प्रोविंसेस से खत्म किया और सेंटर पर इंट्रोड्यूस किया, जो बिल्कुल हो गया था। 2 पॉइंट, एक इसने क्या किया था, फेडरल कोर्ट, जो मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में, 1717 एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बना था। वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नाम का था, और ये जो फेडरल कोर्ट है यही अल्टीमेटली हमारे जो आज का सुप्रीम कोर्ट है उसमें कन्वर्ट हुआ है। तो फेडरल कोर्ट भी किसके तहत स्टैब्लिश हुआ था? 1935 का जो एक्ट है। लेकिन फेडरल कोर्ट बना कब था? 1937 में। इसी के ही तहत आपका कहा, जैसे आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट होना, और फिर इसके साथ साथ क्या है, जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है वो मैंने बताया गवर्नर जनरल को दिए गए, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। और एक चीज और है, जब आप देखेंगे जो 1858
1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके तहत एक काउंसिल ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश की गई थी फॉर इंडिया। उसको इस एक्ट ने अबॉलिश किया था, 1935 ने अबॉलिश किया था। काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको बनाया कब था? 1858 में, और खत्म किया गया 1935 में। एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ ये वाला के जो आपका बर्मा है वो कब सेपरेट हुआ था, किस एक्ट के तहत सेपरेट हुआ था? इस एक्ट के तहत सेपरेट हुआ था, लेकिन हुआ कब था? 1937 में। और यही नहीं, जो दो नए प्रोविंस भी क्रिएट किए गए थे, एक का नाम है उड़ीसा और एक का नाम है सिंध, तो वो भी 1935 एक्ट के तहत। आप कंफ्यूज ना, आप मतलब डरे नहीं, बस ध्यान से सुने, ध्यान से सुने और लिखते रहे, और जब मौका मिले तो दोबारा भी देख ले, आपको चीजें जो ना रट जाएंगी। बस मेरा तो यही है कि आपको चीजें रटवा दो, आप इस चीज को देख ले। ये हो गया। और फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई तो जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा, एक साथ सारे एक्ट दिखाऊंगा, तो उसमें और फिर चीजें आपकी बारीकी से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैच द फॉलोइंग है। चीजें देखो, बिगिनिंग ऑफ डायर की मैंने आपको पहले ही बताया, कहाँ ये हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 हो गया। लखनऊ पैक्ट आप जानते ही हो 1916 में। आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आपका ये हो गया लॉर्ड मिंटो के टाइम में। अब मुझे ये बताइए, जो 1916 में जो एक्ट था, जो 1916 में लखनऊ पैक्ट है, उस टाइम में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? लखनऊ पैक्ट में जब हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन ये। दूसरा ये, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को नजदीक कौन लेकर आए थे, या फिर जो आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो ग्रुप थे कांग्रेस में, उनको नजदीक लेकर कौन आए थे? ये कमेंट करके आप मुझे बताइए। आप पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगवाइए, ठीक है? आप इसको कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इस पे मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, चीजें मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत की संविधान सभा की जो स्थापना है वो किसके तहत हुई थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस इनमें से किसके तहत उसको स्टैब्लिश किया गया था? यहाँ थोड़ी सी हम लंबी बात करेंगे। मैं एक बार बस 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। आप इतने लिखिए, आंसर लिखिए वहाँ। बस ये लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना। अब इस पे जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं आंसर। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ क्रिप्स मिशन, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ माउंटबेटन प्लान। यहाँ आंसर है कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले इसकी बात किसने कही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की जाए? वो कही थी एम एन रॉय ने। कब? 1934 में। ये अनऑफिशियल थी लेकिन बात कही थी। तो पहली बार किसने बात कही? एम एन रॉय साहब ने। अब इसी चीज को ऑफिशियल तरीके से कांग्रेस ने कहा कब? 1935 में का जो सेशन हुआ, ठीक है। ये होगी ऑफिशियल डिमांड। अब डिमांड चल रही है, इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई। अब आप एक ऊपर ही आता है क्रिप्स मिशन, इसने बात मानी थी कि हाँ ठीक है, एक अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन। अब यह वहां लड़ाई चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन होगा। तो लेकिन फाइनली जो स्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो स्टैब्लिश किया गया कैबिनेट मिशन के थ्रू। कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन जो था, एक क्वेश्चन बनता है कि ये कब आए थे? ये आए थे मार्च 1946, 1946 में। एक क्वेश्चन बनता है इसके मेंबर कितने थे? इसमें 3 मेंबर थे। इसमें 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स
एंड जो तीसरे मेंबर थे उनका आप मुझे नाम बताएंगे। तो 3 मेंबर यहाँ पर थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ एवी अलेक्जेंडर। ये भी 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रिप्स मिशन के उसमें कौन कौन कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसमें कौन कौन मेंबर थे। तो 3 मेंबर थे, कैबिनेट मिशन प्लान ये हो गया। अब ये एम एन रॉय फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, आईएनसी ने 1935 में इसको डिमांड किया। बहुत सारी डिबेट चली, ऑफर आए बहुत सारे, जैसे अगस्त ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, बहुत सारी सब चीज़ें हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो इसको इस्टेब्लिश किया गया वो आपका 1935 का सॉरी कैबिनेट मिशन जो प्लान है 1946 उसके तहत किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब इसके बारे में एक दो चीज़ें और, इसके लिए जो मेंबर चुने गए थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने गए थे। और कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये काम करती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बनाने का भी। ये भी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जब इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बना यूज किया जाता था तो उस टाइम हेड थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब इसको ऑर्डिनरी पार्लियामेंट की तरह यूज किया जाता था तो जब इसके हेड होते थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ये भी क्वेश्चन आपको एक आगे मिलेगा। और इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो इसका सेशन है उसके बारे में मैं आपको एक दो चीज बता दूं। इसमें ये हुआ, पहली मीटिंग हुई इसकी कब, 9 दिसंबर 1946। इसको किसने प्रिसाइड किया था, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है, और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसको प्रिसाइड किया था 9 दिसंबर 1946 को। ये बेसिकली एक प्रैक्टिस थी फ्रेंच में, यानी कि जो आपका ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसको आपका हेड बनाया जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी हेड थे। 9 दिसंबर को उनको बनाया गया। 11 दिसंबर को अगला सेशन हुआ, 11 दिसंबर 1946, और इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बना दिया गया, वो इसके प्रेसिडेंट बने। और यहीं पर एक और क्वेश्चन बना था, वो ये कि 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो अल्टीमेटली प्रीएम्बल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, आप एक बार इसको देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं यहां जल्दी से रिपीट कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पहली बार बात किसने की, आपका एम एन रॉय ने 1934 में। इसके बारे में ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस ने कब रखी, 1935 में। इसको किस के तहत बनाया गया, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया, मार्च 1946 में। इसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। और इसने ये क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी, नहीं, ये पार्लियामेंट की तरह भी काम करती थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, तो उस टाइम इसके हेड होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये ऑर्डिनरी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी उस टाइम इसके हेड होते थे जीवी मावलंकर। यही नहीं, पहला जो सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो 11 दिसंबर को हुआ उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रीएम्बल में। मेरे ख्याल से अब आगे चलना चाहिए हमें, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब जो ना चीजें जितनी मैं आपको समझा चुका हूं ना, अब चीजें आपको रिपीटेशन टाइप से लगेंगी, तो अब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए ये वाला जो है मैं अभी आपको करा चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सॉवरेन बॉडी। क्या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, सॉवरेन का मतलब क्या है कि क्या वो इंडिपेंडेंट सारे डिसीजन ले सकती थी, बिल्कुल ले सकती थी। ब्रिटिश का हमारे ऊपर कंट्रोल था, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो फुल्ली सॉवरेन थी अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए। तो यस, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विधानसभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, बिल्कुल सही। और जब फर्स्ट पार्लियामेंट होती थी व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत, मैंने अभी क्या नाम बताया था, जी वी मावलंकर एज अ स्पीकर।
जब पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो है आपका, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तो उस टाइम हेड कौन थे? जी.वी. मावलंकर। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम डाउन टू 299। अब जैसे मैंने आपको बताया ये कब बन गई थी? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और पार्टीशन 15 अगस्त, मतलब 14 एंड 15, 14 को पाकिस्तान क्रिएट हुआ, 15 को इंडिया, 1947। तो ये जो मेंबर थे जो पाकिस्तान में गए उनको 289 से घटकर 299 रह गई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। आपको पता है क्यों गलत, चौथा बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे और एकदम फटाक से आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से कुछ कुछ बातें आपको सेंस, मतलब अब कुछ चीजें आपको समझ आ रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे। और मैं कोशिश कर, बिल्कुल आप ईमानदारी से फीडबैक दीजिएगा, नेगेटिव फीडबैक ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं और आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अब जो है ना इसलिए टाइम नहीं लगेगा। हमने क्या बताया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे प्रोविंसेस जो थी वहां से इलेक्ट होकर आए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन था ये। इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत वो यहां पर आए और यहां पर ये क्या है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर क्वेश्चन हो जाए डायरेक्ट इलेक्शन था, इनडायरेक्ट था, तो इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। और एक चीज, एक फैक्टर मैं यहां पे बताना चाहूंगा, लगभग रेशियो था 1:10 लाख। इतनी पॉपुलेशन, एक मेंबर 10 लाख आबादी पर एक मेंबर था। इस तरह से एक रफली एस्टिमेट था। आज के टाइम में इस रेशियो को कौन मेंटेन करता है, उस बॉडी का नाम बताइए और बताइए क्या वो बॉडी आपका स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अभी आप देख रहे हैं तो आप इसको जरूर कमेंट करें, बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये आपका इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे। अगला क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको भी रोक के रखते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन इंडिया। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन इंडिया 1940। ये बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। अब यहां पे दो टर्म आते हैं, एक तो है अडॉप्टेड और एक है कमेंसमेंट। अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को और कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये है, इसलिए ये भी गलत। ये कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946, ये भी गलत। ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो बहुत प्रोमिनेंट थे, दो ऐसे लीडर हैं, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना और एक गांधी जी। ये दो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। यानी कि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि भाई ये तो इतने इंपॉर्टेंट थे, ये तो होने ही चाहिए, या गांधी जी ये तो इतने इतने इंपॉर्टेंट थे, ये तो होने ही चाहिए, लेकिन नहीं। तो दो नाम है, एक तो महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों जो हैं ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, अब ऐसे आपका टाइम बचेगा। द इनॉग्रेल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइडेड बाय, देखिए बताइए किसने प्रिसाइड किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये कब किया था? आपका ये था 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को आपका होता है अगला सेशन और उसमें प्रिसाइड कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइटम इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली मैच्ड। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया हो, अभी हमारे इस वाले ही डिस्कशन में मोहम्मद इसरार ने जवाब दिया है डिलिमिटेशन कमीशन। वेरी गुड इसरार, थैंक यू। आपने उससे भी पहले जवाब दिया था अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, वो भी सही, बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको क्या बताया था, दिसंबर के बारे में कहानी बताई थी कि 9 दिसंबर 1946 को कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहला सेशन।
दूसरा सेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे। जो तीसरा था आपका 13 दिसंबर को हुआ, उसमें डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। तो ये ना कि 11 दिसंबर था, बहुत फैक्चुअल है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या हमें हर डेट याद रखनी है? बिल्कुल नहीं रखनी, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट तो याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन और फिर उसका अल्टीमेटली प्रियम्बल में कन्वर्जन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो 13 दिसंबर है, बाकी तीनों बिल्कुल सही मैच्ड हैं। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूज करा सकता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है 19 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, मैं यहाँ इसको 29 अगस्त ना पूछ के ये कह सकता हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इससे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 26 जनवरी को मैंने क्या बताया, अडॉप्टेड इनेक्टेड है 26 नवंबर को, कमेंसमेंट है 26 आपका 26 जनवरी को 1950, और ये जो है 24 जनवरी 1950। पहले ये पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन व फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बिल्कुल सही है। इसके ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा दिन था लास्ट दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लास्ट टाइम मिली थी। तो लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को ही मिली थी, संविधान आने से पहले। तो ये भी आप इस तरह से यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग जगह से मिलाकर ये बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, देखिए फिर मैं एक चीज बोलूं इसके बारे में, ये जो प्रोग्राम है ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए पेड है, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आई मीन देखिए 10 रुपये को मैं फ्री ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमने तो फ्री ही रखा था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है ना वो 10 रुपये से कम चार्ज ले नहीं रहा है, तो इसलिए हमें 10 रुपये करना पड़ा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए ये है, अब मैं ही आप ही लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कौन सा, अब इसमें मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अब बचा क्या है। पहला क्या है, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटीज थी, काम को डिवाइड किया गया था, अलग अलग कमेटी थी, अलग अलग काम कर रही थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी अलग अलग थी, मौलिक अधिकार के लिए कमेटी। तो ये सारी सब कमेटीज को अलग अलग लोग हेड कर रहे थे, तो बहुत सारी कमेटीज थी, बिल्कुल सही। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली, बिल्कुल सही। इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट वाज इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल। ये बहुत फैक्चुअल हो जाता है। बस यहाँ देख लिया आपने, एक बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक बार आप मेरे से सुन रहे हो, और एक बार फिर देखोगे, तो हो सकता है दिमाग में चीजें रह जाए, और क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो वहां पे ठीक कर लो। यहाँ जो बहुत इजी सा है ऑप्शन वो है सी, कि देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो तो हमें जब हमारा संविधान बन गया है आर्टिकल 326 के तहत हमें मिला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर आदमी को वोट देने का, हर जवान आदमी को जिसकी वोट बनी हुई है उसको वोट देने का अधिकार है, ना कि उससे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, लिमिटेड लोग वोट करते थे, और उन्हीं लोगों ने इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत वोट किया, और फिर वो प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उन्होंने आपके मेंबर्स को किया, मेंबर्स आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे और उन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड नहीं थी। एज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब देखिए ये भी वो पोर्शन है जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं जनरली, इसका बहुत फेवरेट एरिया है ये यूपीपीसीएस का, कि वो कमेटीज के बारे में बहुत पूछती है कि इसमें से कौन, अब जैसे ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इनमें से किसके हेड नहीं थे। अब जैसे मुझे बस इतना थोड़ा सा मैंने एक चीज़ है दिमाग में जो याद की हुई है, जहाँ यूनियन का मैटर है, जहाँ भी यूनियन का मैटर है वो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रोविंशियल वाला जो था वो आपका
सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो ये जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको बार बार चीज़ें पढ़नी होंगी, बार बार पढ़ेंगे तभी आपकी याद होगी। अब ये जो है कमेटी ऑन ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, बेसिकली ये एक ही कमेटी थी, उसके अंदर ये सब पार्ट थे जिसको अलग अलग लोगों ने हेड किया हुआ था, लेकिन सब किसके अंडर थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर। तो पहले तीन थे, सिर्फ जो चौथा है वो नहीं था। ये किसके अंडर थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग के लिए जो एडहॉक कमेटी थी उसके हेड थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। एक ये भी है जैसे कि ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है, और ये है आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कि उसको एडवाइजर कौन थे? तो ये थे BN राव थे। जैसे कि पूछा गया कि कौन पहले हेड थे, इसी तरह से ये भी पूछा गया है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, तो ये थे BN राव। और फिर इसके बाद ये है एक फीचर जहाँ से कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल नहीं है, ये बोरो किया हुआ है बहुत सारे देशों से। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया भर के कुछ संविधानों को खंगोला गया और वहाँ से जो चीज़ हमें सबसे बेहतर लगी उसको हमने लिया गया। अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। तो उसमें से ये भी है जैसे कि फंडामेंटल राइट है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट से उसको लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और जो कैबिनेट गवर्नमेंट है वो आपका ब्रिटिश से, यूनियन स्टेट रिलेशन आपके कनाडा से लिए गए हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे पहले बोला एक्ट के बारे में, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैंने ये ऑलरेडी ऐसे ऐसे नोट्स बना रखे हैं, तो ये भी उसमें से एक पोर्शन है जहां एक साथ कंपाइल करके मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करनी होंगी, इसमें कोई ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, बस बार बार पढ़ेंगे और इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है रटना। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, ये आप लोगों को थोड़ा सा टफ हो सकता है बट जनरली, लेकिन इसके भी बहुत प्रोबेबल चांस है कि पूछा जाए। और यहाँ पर हो सकता है यही नाम ना पूछा जाए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, इसको कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली लिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम, जो भारतीय संविधान में राज्यों के संघ के की जो अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम जो है उससे लिया गया है। इसी को हम बोलते हैं आपका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको रेफर किया जाता है। तो ये हो गया। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को निम्नलिखित से प्रेरणा लिया, मतलब कहाँ से उनकी प्रेरणा है? जो आपकी ये टर्म है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से इन चीज़ों को लिया गया है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन देखिए सिर्फ जो टेक्निकल टर्म है उसको छोड़ दिया जाए, या जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, अगर फिर भी मैं इस पर और भी कोशिश करूँगा, अपनी साइड से पहले ही बोल रहा हूँ, आप बोले लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिक्स लैंग्वेज में ही बोलूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सके। तो ये कहाँ से लिया गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आपका जो प्रियम्बल है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ये भी एक क्वेश्चन है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्रियम्बल। बिल्कुल सही। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, प्रस्तावना न्याय योचित नहीं है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? जैसे कि आप हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मेरा एक राइट है कि मेरे साथ कोई छुआछूत का नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ छुआछूत की, या मान लीजिए मेरी उम्र कम है, मैं 10 साल का हूँ
और मुझे किसी ने हजार्डियस इंडस्ट्री में काम करने के लगाया, तो वो मेरे फंडामेंटल राइट का, मेरे मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। चाहे तो हाई कोर्ट चला जाओ आर्टिकल 226 के तहत, या फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाओ आर्टिकल 32 के तहत। अब ये प्रियम्बल का अगर उल्लंघन होता है ना, तो अब वो जस्टिसेबल नहीं है। आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते कि भैया इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो जुडिशरी ऐसा नहीं है उसमें इंटरवीन करेगी। हाँ, फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन हो तो जुडिशरी बाउंड है इंटरवीन करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, बिल्कुल गलत। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए वही है बात यहाँ पर, अगर आपने कोई कानून बनाया गवर्नमेंट ने, और वो कानून आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास ये पावर होती है कि उसको खत्म कर दे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अगर वही कानून आपके प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो यही यहाँ पर है, वो जो है प्रियम्बल आपका ऐसा काम कर सकता है, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ये प्रियम्बल के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रोविजंस को ओवरराइड करे। तो प्रियम्बल इजिली अमेंड भी किया जा सकता है, और वो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकता है। इसी तरह से डीपीएसपी भी जो है वो भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो है प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। अब हम प्रियम्बल के बारे में चीज देख लेते हैं। प्रियम्बल के बारे में एक चीज ये है कि क्या ये संविधान का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो पहले इसको नहीं माना जाता था। एक केस था बेरूबारी केस, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, और इसे अमेंड किया जा सकता है। उसी बात को फिर सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी केस में 1996 में फिर दोहराया और कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट कैन बी अमेंडेड। तो राइट नाउ द पोजीशन इज प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। जैसा कि आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसमें 3 वर्ड ऐड किए थे, सिस यानी कि आपका सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कब अमेंड हुआ था, कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे, ओरिजिनल प्रियम्बल में कौन से वर्ड थे, अब कौन से हैं। तो ये मल्टीपल टाइम ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप देखेंगे आगे भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। द सीक्वेंस इन विच दे, अब देखिए यही आ गया आपका, ये सीक्वेंस है कि जिस सीक्वेंस में वो दिए गए हैं। तो 5 वर्ड है ये, आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो 2 वर्ड हैं, ये सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये ऐड किए गए थे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और इसी अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। इसने प्रियम्बल को चेंज किया था, 3 वर्ड ऐड किए थे, 2 तो ये हो गए और एक था इंटीग्रिटी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, अब ज्यादा इसमें कोई बचा नहीं है कुछ। अब अगला क्वेश्चन देखो, 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से वर्ड थे, मतलब नॉट प्रेजेंट थे। अब चाहे किसी भी तरह से पूछो, ऐसा नहीं है कि अब थे तो कौन सा था, सिर्फ आपका रिपब्लिक था, नहीं थे तो सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर, जो बाद में ऐड किए गए कौन से थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, 42nd से इनको ऐड किया गया, ये पहले से है। तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आप इस तरह से पकड़े, इस तरह से पकड़े, पकड़ने तो ना किया आपको। तो ये हो गया आपका। अब इससे अगला क्वेश्चन, चीजें जो ना बहुत आसान है यहाँ पर, जो ना ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा सा ये लगा, इसमें आपको 1-2 फैक्ट और बता दो। और ये पूछा भी जाता है जनरली, यूपी पीसीएस एक तो ये पूछता है कि आपका क्वासी फेडरल किसने कहा था, या ट्रू फेडरलिज्म किसने कहा था, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था। इसी तरह से प्रियम्बल के बारे में, प्रियम्बल को जो होरोस्कोप कहा था, पॉलिटिकल होरोस्कोप, वो कहा था के.एम. मुंशी ने। और एक चीज और आप लिख लीजिए, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 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 सोल ऑफ
दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था आपका ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। और इसी तरह से कहा गया था आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था एनके पालकीवाला ने, एनके पालकी वाला ने कहा था आपका आइडेंटिटी कार्ड। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। तो ये आप देख लीजिए, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठाकुरदास भार्गव, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन के पालकेवाला, एंड पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के एम मुंशी ने कहा था। किसके बारे में बात हो रही है? ये आपका प्रीएम्बल के बारे में। ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया था। यूपीपीसीएस ने जब क्वेश्चन दिया था तो सारे ही आंसर इसमें ठीक दे दिए थे, वहीं बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये था कि ये भी बिल्कुल सही है, इंटरस्टेट काउंसिल फाइनेंस कमीशन भी सही है, ये भी सही है। वहां उसने ए दिया था, मैंने बस उसको चेंज करके बी किया, इसीलिए ये गलत हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो आर्टिकल 323 ए के तहत है। और ये भी किसके तहत बनाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसके तहत ये ऐड किया गया था। और यहाँ पर एक और चीज है जो आप मुझे बताएंगे, इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट बताएंगे आप। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो किस पार्ट में ऐड किए गए हैं, आप मुझे बताएंगे कौन सा पार्ट है वो। और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी। और इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक और चीज ऐड हुई थी जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो स्वरण सिंह कमेटी 1946, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी, और फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट आप मुझे बताएंगे, मैं बोल सकता हूँ पार्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पार्ट आप लोग बोलें, ठीक है? तो इससे आगे चलते हैं। आपका 26 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्या है कि जैसे ये थोड़ा सा समझने के लिए है, इसको मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ, लास्ट में समझाऊंगा। ये है शेड्यूल। अब देखिए, आप आपके 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल में आपका एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रिक भी है, द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। उससे आपको देखना है, चीज़ें समझनी है, चीज़ें रटनी है। रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। बस एक जैसे ये जो है आपका 8 शेड्यूल, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8 शेड्यूल जो था ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेज थी, जो बढ़कर अब 22 हो गई हैं। इसको 3 बार चेंज किया गया है, आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, एंड 92nd से। यहाँ एक लैंग्वेज ऐड हुई थी, यहाँ 3 लैंग्वेज ऐड हुई थी, यहाँ 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी। बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 21 और 71 को जोड़ोगे 92 आ जाएगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लैंग्वेज बता देता हूँ, यहाँ पे आई थी सिंधी, है ना? और यहाँ पर जो ट्रिक है, जो मैंने ऐसे याद किया, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, इसकी ट्रिक है ये हो गया। अब जो 4 यहाँ पे हुई है भाई, मैंने तो ये किया है कि सिंधी लोग नमक खा के एमएसडी की बैटिंग देखते हैं, एमएसडी की बैटिंग। अब एम से मैथिली हो गया, ये बस आपको याद रखना है, मणिपुरी पहले है, मैथिली बाद में है। ये मैथिली हो गया, ये संथाली हो गया, डोगरोई हो गया, ये बोडो हो गया। तो इस तरह से 22 लैंग्वेज हो गई। 8 से 14 से बढ़कर 22, एक 21 से ऐड हुई है, एक 71 से ऐड हुई है, 92 से ऐड हुई है। और ये यूपीएससी भी पूछ चुका है, बिहार भी पूछ चुका है, यूपी पीसीएस भी पूछ चुका है, यूके पीसीएस भी पूछ चुका है, सभी पूछ चुके हैं। आगे भी आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको जरा रट लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। एक बार फिर बोल रहा हूँ, सिंधी लोग नमक खा के एमएसडी की बैटिंग देखते हैं। तो सिंधी हो गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, एंड आपका मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो। तो ये हो गया, ये आप मैच कर लेंगे, इसमें और कुछ है नहीं। एक हो गया सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है सेकंड और थर्ड में, कि कौन कौन नहीं है। तो ये याद रखना कि कौन कौन है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि कौन कौन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है तो वो आप देख लेंगे। तो इसका आंसर सी है। ये भी एक इसको आपको कई बार देखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, समझाने के लिए कुछ है नहीं। और जो 29th है, देखिए ये, अब आप भी जानते हैं कि 3 लिस्ट हैं, 7 शेड्यूल 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब एक में कितने सब्जेक्ट,
इस तरह से तो आप हर सब्जेक्ट याद रख नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको याद रखने होंगे और कुछ पे आप गैस भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेंसस के बारे में है तो वो किसका होगा, यूनियन का होगा। आपका पासपोर्ट के बारे में है तो किसका होगा। फॉर एग्जांपल अब आपका जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में है, ओपीएम के बारे में है तो सेंटर का है। यहीं जैसे एटॉमिक मिनरल्स के बारे में हो जाए तो सेंटर के पास होगा। तो ये सारी सब चीज़ें हैं। मार्केट एंड फेयर, यहाँ पे सेंटर क्या काम होगा, स्टेट का काम है। इवन स्टेट चाहे तो उसको थर्ड ईयर को दे दे, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उनको दे दे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें भी आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बार बार चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, चीज़ें आपकी याद होती चली जाएंगी और फिर एग्जाम में आपका लक होगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन देने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि आपको उन वाली चीज़ों से भी अवेयर किया जाए जो आपके लिए बाउंसर के तौर पर आ सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो चीज़ें आप हो सकता है कर लें। जैसे तीन है कि भाई ओपीएम, ओपीएम यानी कि ड्रग्स। अब ड्रग्स क्या हर स्टेट के पास होनी चाहिए या उसको सेंटर कंट्रोल करेगा, क्योंकि उससे ये इशू हो सकता है, वो इशू हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए तीन आप हटाइए, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब आपको लग रहा है अच्छा तीन हटा दिया, ये भी गया, ये भी गया, ये तो बाई चांस आपका आंसर ही आ गया सीधा, है ना। तो इस तरह से आपको रिस्क जरूर लेना है। लास्ट तक हिम्मत नहीं हारनी है जब तक कि पूरा पेपर ना हो जाए, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लो, ना कर लो, अपनी एक्यूमुलेटेड नॉलेज को जब तक यूज ना कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से भी आपका अच्छे ट्रिब्यूनल्स वाला मैं ऊपर कह ही रहा था आपसे, ये आ गया। पंचायत 9, म्यूनिसिपैलिटीज 9A, कोऑपरेटिव्स 9B, ट्रिब्यूनल्स ये है आपका 14A। तो ये आपका यहाँ पर गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मैं जैसे आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 26, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अब इसमें है बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो टाइप से है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल ऐसे है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को आपने तोड़ दिया, यूपी को तोड़ दिया, यूपी और उत्तराखंड में, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यूपी और उत्तराखंड को मिला के दोबारा से एक यूपी बना दो, या इनका नाम चेंज कर सकते हो, इनका एरिया चेंज कर सकते हो, इनकी बाउंड्री चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया। एक्सटर्नल ये है कि कोई बाहर से किसी दूसरे एरिया को लिया और आपने मिला लिया, जैसे कि आपने सिक्किम के साथ किया था, ठीक है। जो आप एक्सटर्नल करेंगे वो होगा आर्टिकल 2 के तहत, और जो भी आप इंटरनल चेंज करेंगे वो होगा आर्टिकल 3 के तहत। अब यहाँ पे जो चीज समझनी है वो ये समझनी है, जो आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि जो भी चेंज हो रहे हैं आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, वो ऑर्डिनरी बिल के तहत ही काम हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा ऑर्डिनरी बिल है, एकमात्र ऐसा ऑर्डिनरी बिल है, ये भी क्वेश्चन है, जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जिसको चाहिए होती है। तो ये मैंने आपको बताया रीऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एक लाइन है कि इंडिया इज द इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट है उनका वजूद नहीं है कुछ भी। कल चाहे पार्लियामेंट वजूद को खत्म कर सकती है, कल पार्लियामेंट चाहे वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से तोड़ के आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बनाया, कल को हो सकता है तेलंगाना के दो हिस्से कर दे, कल को तेलंगाना का नाम बदल दे, कल को कह दे भाई तेलंगाना महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो इस तरह से स्टेट का वजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर का वजूद है। और आपका ये हो गया हमारा डिस्कशन। यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए आपका आर्टिकल 3, एक्सटर्नल के लिए आर्टिकल 2, और आर्टिकल 4 कहता है कि ये दो जो चेंजेस हैं ये आर्टिकल 368 के तहत इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये ऑर्डिनरी बिल के तहत होंगे। और ये एकमात्र ऐसा ऑर्डिनरी बिल है जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जिसको चाहिए। बस ये इसके बारे में मुझे बताना था आप लोगों को। आज का हमारा डिस्कशन हुआ ख़त्म। जो भी आपको फीडबैक देना है, मेरे ख्याल से कुछ लंबा हो गया है, टाइम कितना हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा का चला।
भाई देखिए, मेरा मकसद यहाँ पे खड़े होके ये तो है नहीं कि 30 क्वेश्चन का आंसर आपसे टिक 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 करके बोल के चला जाऊँ। मेरा मकसद ये है कि आपको कुछ सिखा के जाऊँ। और मैं जितनी उम्मीद कर सकता हूँ वो ये है कि आई होप मैंने कुछ आप लोगों को सिखाया होगा, कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कल का भी जो फ्री टेस्ट है उसको भी दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, बाकी जो हमारी टीम के मेंबर हैं वो भी आपको इक्वली कमिटेड मिलेंगे, बल्कि और ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, और ज़्यादा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आप इसको जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके साथ शेयर करें। सिर्फ उनके लिए फ्री है, बाकी के लिए इसमें कुछ फीस है। आप उसे देख लीजिए, आप कीजिए। भाई देखिए, अल्टीमेट आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। तो ख़त्म कर दें या किसी का कोई क्वेश्चन है? आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।